बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तलबात। मैं डॉक्टर मसूद अनवर आपके साथ बिज़नेस मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स के दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया था और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशंस, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल, और इसके अलावा हमने डाटा की टाइप्स के बारे में बात की थी। तो आज के लेक्चर में बिफोर आई स्टार्ट मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा कुछ रिवीजन कर लें, जो चीज़ें हम थोड़ी सी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आपको नए टॉपिक की तरफ लेके जाएंगे, जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली जो है, जैसे कि मैंने शुरू में फर्स्ट डे आपसे बात की थी, द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स to a systematic methods of arranging and describing the data, and finally the science of inferring realities from specific observations। तो जो इसका जो डेफिनेशन का पहला पोर्शन है जिसमें यह आता है, द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स टू अ सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्क्राइबिंग द डेटा। ठीक है, तो इस पोर्शन के बारे में अब बात होगी ऑनवर्ड। पहले हम इस पोर्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप डेफिनेशन को देखें तो वर्ड था लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स। तो हमने कौन से फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं, कहाँ से पता चलेगा कि हमें ये फैक्ट्स चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा ये होता है कि अपनी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो होगी, ठीक है, वहीं से हमें उसके मुताबिक हमें डाटा की कलेक्शन करनी होती है। सपोज़ आप देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स, जब वो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं या आते हैं, तो उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं। ठीक है, NTS टेस्ट में आप कह लें। तो अब हमारे पास, अब ये हमारा प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम है। अब हमने डाटा किसका लेना है, हमने स्टूडेंट्स का, हमें उनका मार्क्स का डाटा चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स के मार्क्स का डाटा चाहिए। अब जाहिर बात है कि पॉपुलेशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम पूरे पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के जो डाटा उसको कलेक्ट करें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम सैंपल लेंगे। ठीक है, और सैंपल का साइज़ क्या होना चाहिए, ये एक अलग प्रॉब्लम है। इसमें पूरा 100 मार्क्स का हम MSc में कोर्स पढ़ाते हैं, जिसमें सिर्फ सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से पढ़ा जाता है। ठीक है, कि सैंपल का साइज़ कितना होना चाहिए। बहरहाल, तो अब हमने एक सैंपल सेलेक्ट किया। सपोज हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही में से 50 या 100 या 30 है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम इन 50 या 100 या जो भी सैंपल साइज हो, इसमें से हम डाटा को देखते हैं, उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा टॉपिक है जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। अब आप देखें स्लाइड के अंदर, दिस स्लाइड इज बेसिकली अ वेजेस ऑफ 120 वर्कर्स इन डॉलर। तो ये डॉलर की फॉर्म में दिए हुए हैं। $67, $63, $53, $57, $85, $67, $60 एंड सो ऑन, $75, $55। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप इस डाटा को देखने के बाद, ठीक है, इस डाटा को आप देखने के बाद इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल रही है। अब देखिए कि एक वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, कभी 45 आ रहा है, कभी 57 आ रहा है, कभी 53 आ रहा है, 55 आ रहा है, कभी वो रिपीट हो रहा है, कभी 98 है, 52 है। तो अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, उसमें हम करते ये हैं कि इस डाटा में से अब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि ये डाटा में क्या बता रहा है। अगर मैं इस डाटा की क्लासिफिकेशन कर दूं, सपोज मैं इसको डिफरेंट क्लासेस के अंदर चेंज कर दूं, मैं ये कह दूं कि 45 से 55 वाले जिनकी वेजेस हैं वो कितने वर्कर्स हैं, इसी तरह 56 से लेकर
ऑनवर्ड, ठीक है। तो 8 अगर मैं क्लासेस के अंदर इस डाटा को डिवाइड कर दूं तो डाटा की एक पिक्चर मेरे सामने आएगी। तो आप देख सकते हैं इस स्लाइड पे कि इसी डाटा को अब अगर मैं क्लासिफिकेशन कर दूं, यानी मैंने इसकी 45 से लेकर 51, 52 से लेकर 58, 59 से लेकर 65 एंड सो ऑन, और लास्ट जो था 94 से लेकर 100। तो इसके सामने मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दिए, ठीक है, कि जी 45 से 51 वाले कितने वर्कर्स हैं जिनकी वेजेस इतनी हैं, वो 3 हैं। इसी तरह 52 से 58 वाले कितने हैं, दे आर 18। 59 से 65 वाले कितने हैं, दे आर 33 एंड सो ऑन। और 94 मैक्सिमम जो वेजेस वाले हैं वहाँ 8 ही है ऐसा जिसका 94 प्लस वेजेस है। अब आपने वो डाटा जो पहले हमने स्लाइड चलाई थी उसमें भी आपने देखा था, अब उसी डाटा को मैंने क्लासिफिकेशन कर दी और डिफरेंट क्लासेस के अंदर चेंज कर दिया और उसके सामने नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दिए। तो अब आप इस डाटा को अगर देखें और उसमें देखें तो आप डिफरेंस महसूस करेंगे कि डाटा की एक पिक्चर आपके सामने आई है, ठीक है। अब आप देखें कि आपको ये पता चल गया कि जो मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं उनकी वेजेस जो हैं वो 59 और 65 के दरमियान है, और यानी कि जो ज़्यादातर वर्कर्स हैं उनकी पे जो है इस लेवल पर है। और एक आध कोई है जिसका 94 प्लस है, $94 एंड 100 के दरमियान है कुछ, ठीक है जी। अब आपने किया क्या कि आपने डाटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक हासिल कर ली, एक डाटा की पिक्चर हमारे सामने आई, डाटा को कंडेंस कर दिया थोड़ा सा। तो स्टेटिस्टिक्स में हम बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में यही करते हैं कि डाटा की क्लासिफिकेशन, उसकी प्रेजेंटेशन, उसमें से इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब आज जो हमारा टॉपिक है, ये जो जितना मैंने काम किया कि ये ग्रुप्स कैसे बने, इनके सामने एफ क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो क्या शो कर रही है चीज़। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसका जो टोटल साइज़ था वो 120 था, तो ये जो सम होने के बाद कॉलम में जो सम आया है वो 120 बन गया, तो बिकॉज दे आर 120 इन द बिगनिंग। अब आप देखिए, इसको हम कहते हैं रॉ हैंड डाटा। क्या कहते हैं इसको? रॉ हैंड डाटा, या इसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। अब मैंने इसकी ग्रुपिंग बना दी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, ये जो मैंने ग्रुपिंग में कन्वर्ट किया, ये प्रोसेस जो था जिसमें अनग्रुप डाटा को हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली ए प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द अनग्रुप और रॉ हैंड डाटा इनटू अ ग्रुप डाटा, ठीक है, टू गेट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा, ठीक है। अब आज हमारा टॉपिक ये है कि हाउ वी मेड दिस टेबल, हमने ये टेबल कैसे बनाया। तो अब इसका मैं प्रोसीजर है, मैं इसमें लिखता हूँ कि सबसे पहले जब आपने डाटा को देखना है, इसका प्रोसीजर अब आप नोट कर लें, हाउ वी मेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले डाटा के अंदर हम मिनिमम वैल्यू तलाश करते हैं। तो इस डाटा के अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू है 45, ठीक है। मिनिमम वैल्यू क्या है? 45। और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू इसमें तलाश करें। मैं ये मिन और मैक्स का वर्ड यूज कर रहा हूं, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि मैक्स फॉर मैक्सिमम, ठीक है जी। तो इस डाटा में हमने देखा कि मिनिमम वैल्यू क्या थी, 45 थी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 98 थी, ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम रेंज कहते हैं। तो आपने रेंज इसमें से निकाली, तो RANG रेंज जो है दैट इज मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये इसका फार्मूला है जो, ठीक है। तो अब आप देखें तो ये आ जाएगा 98 माइनस 45, तो दिस इज इक्वल टू 53, ठीक है। इस डाटा की हमने रेंज निकाल ली और 120 वैल्यूज थी ये वाली। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम इस डाटा की कितनी क्लासेस में कन्वर्ट करें, ठीक है।
कितनी क्लासेस होनी चाहिए, हाउ मैनी क्लासेस दिस डाटा शुड बी कन्वर्टेड। तो वो हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रूज रूल्स। क्या बोलते हैं, यानी इसको हम के से डिनोट करेंगे। के मीन्स K number of classes, and this is equal to 1 plus 3.3, ये पॉइंट है, 2 log to the base 10 n. What is n? This is the size of sample. अब यहाँ पर हमारे पास जो n है वो 120 है, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 plus 3.3 2 log to the base 10 120। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद 7.906 में भी राउंड अबाउट इसकी वैल्यू आती है, और दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8। 7.9 आप इसको सॉल्व करें, 120 का लॉग ले लें, ठीक है, उसकी बेस 10 होनी चाहिए। नेचुरल लॉग होता है जिसकी बेस ई होता है, ठीक है, ln स्मॉल ln हम यूज़ करते हैं। और एक ये जो कैपिटल लॉग है इसकी बेस 10 है। अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करें तो आप देखेंगे वहाँ पे दिया होता है बाकायदा। तो 120 का आपने लॉग लिया, लॉग लेने के बाद इसको 3.322 से मल्टीप्लाई किया और इसमें 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमें बता देते एक फार्मूला हमारे पास कि हाउ मैनी क्लासेस शुड बी, कि आपने डाटा की कितनी क्लासेस में कन्वर्ट करना है। ये जो फार्मूला है उसको हम बोलते हैं स्ट्रूज रूल्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रूज रूल्स। ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं हमने स्ट्रूज रूल्स। अंडरस्टैंड? तो अब ये तो हमें पता चल गया कि द क्लासेस शुड बी 8, यू नो, कि 8 क्लासेस में हम इस डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अजीज तलबा मैं एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने 8 ही क्लासेस लेनी है, ठीक है। द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी मॉडरेट, ठीक है, इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए। सपोज मेरे पास अगर 120 वैल्यूज़ हैं, मैंने इसकी ग्रुपिंग या इसकी क्लासिफिकेशन करनी है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और मैं इसको 2 क्लासेस के अंदर कर दूं, मैं कहूँ जी 45 से लेकर 70 वाले और 70 से लेकर 100 वाले सपोज, तो अब क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स 60 उसमें आ जाएंगे मे बी, और 60 या 59 या कुछ इसमें आ जाएंगे। तो उसमें से आप क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं? और ये भी नहीं होगा कि मैं इसको इतनी क्लासेस बना दूं, यानी मैं तो 45 से 50 वाले, 50 से लेकर 52 वाले, 52 से लेकर 54 वाले एंड सो ऑन, और मैं 100 तक ये चलता जाऊं और ये हर एक के अंदर 8 वर्कर आ रहा हो, तो उससे आपने इंफॉर्मेशन क्या हासिल की? ठीक है, तो वो एक रॉन्ग वे है। तो इट शुड बी मॉडरेट, ना इतनी ज़्यादा हो ना इतनी कम हो। नॉर्मली जो हम लेते हैं डाटा उसमें हम एक्सपीरियंस किया हुआ है वो 5 to 10 या 5 to 15 की रेंज में आती हैं, ठीक है, डाटा के मुताबिक। लेकिन मैंने उसके लिए आपको ये रूल बता दिया है कि ये आपको बता देगा के की वैल्यू, नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है, डाटा तो कितनी क्लासेस में कन्वर्ट करना चाहिए। तो इस वक्त हमारे पास आप देखेंगे डाटा की 8 क्लासेस जो है वो बन रही है, ठीक है। 120 वैल्यूज़ तो हम 8 क्लासेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखेंगे कि हर क्लास और दूसरे क्लास के दरमियान कितना गैप होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं क्लास विथ। क्या बोलते हैं? क्लास विथ, ठीक है। तो क्लास विथ का आप फार्मूला देखिएगा ज़रा, इसको हम एच के साथ शो करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये दिस इज इक्वल टू एच, एंड इसका फार्मूला क्या है? दिस इज आर ओवर के। आर ओवर के, आर क्या है? रेंज, आर फॉर रेंज। मैं ऊपर इसके साथ आप इसको एब्रीवेट कर लें, आर के साथ, आर फॉर रेंज, और रेंज डिवाइडेड बाई के। तो रेंज क्या है? 53 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको आप सॉल्व करें ज़रा, कैलकुलेटर पे देखें तो क्या वैल्यू आती है इसकी। इस मीन्स दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 7। अब हमें ये आइडिया हो गया कि हम इस 120 डाटा को
8 क्लासेस में डिफरेंट क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हर क्लास के अंदर जो इंटरवल है, जो क्लास का विथ है, एक क्लास से दूसरी क्लास का जो गैप बीच में आएगा वो क्या होगा, 7 का होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आप अपने जो नेक्स्ट है जी, सबसे पहले आपने इसको हम बोलते हैं क्लास लिमिट्स, क्लास या इंटरवल्स। ठीक है, क्लास लिमिट कह दो या क्लास इंटरवल कह दो। तो सबसे पहले मैंने देखा कि जो मिनिमम वैल्यू थी उसको मैंने लिखा, डाटा के अंदर मिनिमम वैल्यू थी उसको लिख दिया। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कि मैं मिनिमम वैल्यू 45 सी तो मैं वहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उसको 42 से भी स्टार्ट कर सकता था। ठीक है, यानी अगर ये मेरे पास में भी मिनिमम वैल्यू 41 है तो मैं यहाँ से 40 से भी शुरू कर सकता था कि वो एक आपको ऐड करने में आ जाए आसानी, 40 + 7 47 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैंने मिनिमम वैल्यू जो थी उसी से स्टार्ट किया है, 45 मिनिमम वैल्यू थी। अब उसके अंदर आपने नेक्स्ट क्लास कहाँ से शुरू हो रही है, इसमें 7 को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 52। ठीक है, तो अब आप एक डिजिट कम करके, ठीक है, यानी 51 को यहाँ पे रख दें। ठीक है, तो यानी आपने इसका तरीका क्या बनाने था कि मिनिमम वैल्यू जो लिखने के बाद उसमें क्लास विथ को ऐड करें, क्लास विथ एच। ठीक है, एच हमारा क्या था, 7 को बीच में मैंने ऐड किया तो 52 आ गया, और एक कम करके यहाँ लिख दें। ठीक है, अब आप अगर देखें तो ये 7 वैल्यूज ही बनती हैं। ज़रा 45 से काउंट करें, 45 46 47 48 49, ठीक है, 50 एंड 51। तो ये जो देखिए 7, यहाँ भी इंटरवल जो क्लास का इंटरवल जो लिमिट्स है वो भी 7 वैल्यूज को काउंट कर रहा है, और आपने नेक्स्ट वैल्यू जो लिखनी है वो 52 से लिखनी है। अब मैं ये नेक्स्ट एग्जांपल जब करूँगा तो वहाँ पे आपको बताऊँगा कि अगर कोई डाटा फ्रैक्शन में हो, ठीक है, ये डाटा जो मैंने आपको दिखाया जो आपने देखा साइट पे, ये डाटा जो है ये बेसिकली राउंड फिगर में होल नंबर में था। ठीक है, देयर वाज नो पॉइंट, फ्रैक्शन नहीं था डाटा में कोई भी। अब अगर फ्रैक्शन डाटा में आ जाए तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते वक्त हम कैसे करेंगे, वो इसके बाद एक एग्जांपल आएगी उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देखेंगे क्लासेस कैसे बनती हैं। इसके अंदर मैंने 7 ऐड किया तो ये क्या आ गया, 58। ठीक है, अब आप क्लास विथ एच को इसके अंदर ऐड करते जाएं, तो यहाँ 7 करेंगे तो 59, एंड इसमें 7 ऐड करें क्या होता है जी, 65। ठीक है, अब नेक्स्ट कहाँ से शुरू होनी चाहिए, इसमें आप 7 ऐड करें या इसमें 1 प्लस करके लिख दें तो 66, एंड उसके बाद 72 73, इसमें मैंने 7 ऐड किए, और इसमें आप देखिए 7 ऐड किए तो 79, और नेक्स्ट इसमें आप 7 ऐड करें तो 80, और इसमें करें तो 86। ठीक है, और इसमें ऐड करें तो 87, 7 ऐड कर रहा हूं, और यहाँ पे आ रहा है 93। ठीक है, और 94 से स्टार्ट होगा और ये 100 तक जा रहा है। ठीक है जी, तो अब ये क्लास लिमिट्स हमारी बन चुकी हैं। अगर आप शुरू में देखें तो ये जो तो 45 जो है ये मिनिमम वैल्यू थी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 98। तो वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ इस डाटा के अंदर अब इस वक्त हमने उसको अकोमोडेट कर लिया हुआ है। तो ये जो लेफ्ट साइड पे है इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, और ये जो राइट साइड पे आती हैं इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अब इसी तरह जो 52 है ये लोअर क्लास लिमिट है, ये वाला 59 भी लोअर क्लास लिमिट है। अब इसको अगर मैं पढ़ूँ तो कैसे पढ़ूंगा, 52 इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास,
इसी तरह मैं कहता हूँ 59 इज़ द लोअर क्लास लिमिट ऑफ थर्ड क्लास एंड सो ऑन. 66 इज़ द लोअर क्लास लिमिट ऑफ फोर्थ क्लास एंड 58 इज़ द अपर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास एंड सो ऑन. तो ये जो 100 है, दिस इज़ अपर क्लास लिमिट ऑफ फाइनल क्लास जो आपकी 8th क्लास थी. ठीक है जी, आइडिया हो गया सबको इस बात का कि लो लिमिट्स, क्लास लिमिट से क्या मुराद है. ठीक है, अपर क्लास लिमिट्स कौन सी होती है और लोअर क्लास लिमिट्स कौन सी होती है. ठीक है जी. अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि हमने इस डाटा को, जो हमारे पास आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे डाटा, जो 120 वर्कर्स जो था वेजेस का डाटा, अब इस डाटा को हमने प्लेस करना है अपनी अप्रोप्रिएट क्लास के अंदर. तो यहाँ पे प्लेस करने के लिए हम फर्ज करें कि पहली वैल्यू, अगर आप उस डाटा को देख तो आप देख सकते हैं कि पहली वैल्यू जो है वो 67 है. क्या वैल्यू है? 67. अब आपने पहली वैल्यू को प्लेस किया तो देखा कि ये क्लास नंबर 4th में आ रही थी. 67 को वहाँ प्लेस किया और इसके ऊपर आप लिखते हैं टैली मार्क्स. TALL है. ठीक है. अब नेक्स्ट वैल्यू आप देखिए अगर आप लेफ्ट साइड पे जो टेबल है, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है जी? ये हमने जो आप वैल्यूज प्लेस करते जा रहे हो उसको क्रॉस करता जा रहा हूँ. अब आप चाहे तो इस रो में रह सकते हैं, चाहे तो इस कॉलम में आ सकते हैं. ठीक है, तो मैं इस रो में चल रहा हूँ. ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू है 63. तो 63 को मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया. अब इसको मैं प्लेस करता हूँ वहाँ पर. तो अब देखिए कहाँ पे जा रही है, किस क्लास में आ रही है. तो ये हमारे पास 3rd क्लास में आ रही है. तो यहाँ पर एक लाइन आप लगा दें, इसी तरह टैली मार्क्स लगा दें. इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू आप देखिए कौन सी है उसके बाद 57. तो 57 को हमने देखा रहे कहाँ पे जा रहा है, ये 2nd क्लास में आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर एक टैली मार्क्स लगा दिया हमने. एंड नेक्स्ट वैल्यू देखिए उसके बाद कौन सी आ रही है जी, 85 को यहाँ से क्रॉस कर दें और उसके बाद उसको देखिए कहाँ पे प्लेस होती है ये 85. तो ये 3rd लास्ट पे है. ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह आप प्लेस करते जाएं. ठीक है, अब सपोज मैंने जब 5 वैल्यूज प्लेस कर लूँगा, ये मे बी 59 के बाद में, अब ये इस बात क्रॉस करते जाएं, जो वैल्यूज आती जा रही है उसको साथ आप क्रॉस करते जाएं इसी तरह. और ये 120 वैल्यूज को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आप प्लेस कर दें. ठीक है, अंडरस्टैंड. यानी अब नेक्स्ट 67 आ रही है, वो देखिए कहाँ पे जा रही है, उसको आप प्लेस कर दें एंड सो ऑन जी. तो ये सारी वैल्यूज प्लेस करना. अब देखिए जब ये टैली मार्क्स फर्ज करो, यहाँ पर ये नेक्स्ट वैल्यू जे आई, उसके बाद जे आई. जब 4 वैल्यूज आ चुकी तो 5th वैल्यू को आप इसको यूं क्रॉस करें, ये प्लेस किया आपने. इसी तरह नेक्स्ट शुरू हो जाए 1 2 3 4 और ये 5. ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5. ये सिर्फ इसलिए हम पेयर बना लेते हैं, काउंट करने में आसानी होती है हमें. ठीक है, अब हम जब काउंट करेंगे तो 5 + 5 + 5 15. ठीक है, बजाय इसके आप 1 2 3 4 वो गिनते रहे तो 5 के हम पेयर बनाते जाते हैं और इसके सामने लिखते जा रहे हैं ऐसे. इसी तरह ये नेक्स्ट इसकी 3 आ रही है, इसमें 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 45 और 51 की रेंज में आ रही हैं. इसी तरह ये वैल्यूज़ जो आप देखें, और इसी तरह 94 और 100 के दरमियान जो वैल्यू है वो 1 आ रही है. तो एक ही टैली मार्क्स आएगा, मे बी यहाँ पर 3 आ रही हैं. तो ये इस तरह प्लेस करने के बाद अब जब आपने इनको ये टैली मार्क्स लगा दिए तो उसके बाद आप इसको काउंट करें. ठीक है, हाउ मैनी आर दीज. सपोज यहाँ पर ये 3 वर्कर्स थे, ये मे बी 19 सपोज आते हैं, मे बी ये 33 आ रहे हैं और 23 आ रहे हैं, एटसेट्रा कुछ भी आ सकता है इसमें. और लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. और जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये 120 आएगा. तो ये जो कॉलम आपने काउंट करके लिखा है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी.
नंबर ऑफ वर्कर्स ये शो कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बताता है कि 45 और 51 के दरमियान फ्रीक्वेंसी क्या है 3। इट मींस 45 और 51 के दरमियान 3 ऐसे लोड हैं जो आ रहे हैं। ये इस चीज़ को हम कहते हैं एफ से डिनोट करते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड है जो हम इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब ये सारा कुछ करने के बाद आप देखें कि ये जो अनग्रुप डाटा था, तो ये इसकी ग्रुपिंग बनने के बाद अब ये फॉर्म में आ चुका है। ये वही चीज़ है जो आपने, तो ये जो सारा प्रोसेस हमने किया, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने क्या किया कि अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए, अब वो डाटा हमारे पास देख रहे हैं कि जो डाटा अनग्रुप डाटा था, अब उसको देखने के बाद और इसको देखने के बाद आपको डिफरेंस खुद नजर आएगा। नाउ यू कैन इजीली टेल, ये डाटा बोल रहा है, कुछ बता रहा है आपको। ठीक है, क्या बता रहा है कि जी जो वेजेस मैक्सिमम जो वर्कर्स हैं वो किस रेंज में है, 59 से $65 वाले हैं। और एक आध वर्कर ऐसा है जो 94 से $100 के दरमियान कुछ अमाउंट जो है वो उससे ले रहा है पर मंथ। ठीक है, तो अजीज तलबा, ये था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसी के साथ अटैच कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम करेंगे जो आगे हमें फर्दर यूज़ करनी है। तो इस डाटा को ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर्स होंगे हमारे, इस डाटा को मैं आगे फर्दर यूज़ करूँगा। मैं सिर्फ ये कह दूँगा कि 120 वेजेस वाला डाटा आप निकाल लें। ठीक है, उसको सामने रखें। जितने आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम ऑनवर्ड पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स जो आने वाले हैं, तो उसके अंदर मैं इस डाटा को एज एन एग्जाम्पल यूज़ करूँगा। ओके जी अजीज तलबा, आप ये टेबल आप देखें, वही टेबल है जो आपने बनाया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो आपने पहले से देखा होगा। तो उसी के अंदर अगर ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, तो इनको मैं, ये जो 3 है, अगर डिवाइडेड बाई 120 कर दूं, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोबेबिलिटी या प्रोपोर्शन, तो हमें पता चल गया कि ये जो अब इस, अच्छा क्लास बाउंड्रीज की तरफ मैंने शायद आपको भी नहीं बताया, इसका मैं बताता हूँ नेक्स्ट। तो अभी चूँकि बात रिलेटिव फ्रिक्वेंसी की हो रही है तो उसकी बात चल पड़ी है, तो मैं उसको लेके आगे चल रहा हूँ। तो इस तरह है कि ये 45 से लेकर 51 तक क्लास थी, उसमें से क्लास बाउंड्रीज कैसे बनते हैं वो मैंने नेक्स्ट आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो कैसे बनती है। ठीक है, जिसको प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हो। ठीक है, अब 3 डिवाइडेड बाई 120, 3 डिवाइडेड बाई 120, तो अगर आप इसको देखें तो 0.025 आता है। इसी तरह 18 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आता है 0.150, एंड सो ऑन। 33 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आ रहा है 275.275, एंड सो ऑन। तो ये जो टेबल बना है, जो लास्ट टेबल बना था, अगर आप देखें इसको, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं इस टेबल में, जिसमें मैं अगर सिर्फ क्लास लिमिट्स एक साइड पे हो, यहाँ पे 2 क्लास बाउंड्रीज हैं वो भी इट्स ऑलराइट, और इसके सामने मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दूं, तो इसी टेबल को मैं बोलूँगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहूँगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है जी, वो हमें पता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमें नहीं पता। तो अब सिंपली ये है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेनी, यानी उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल देनी। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं। सपोज 3 था तो 3 डिवाइडेड बाई उसका जो सम है टोटल है उसको आप उसके साथ डिवाइड कर दें, और ये आ गया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ये मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं, दीज आर क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज समटाइम्स होता यह है कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होता है, कॉन्टिन्यूस डेटा होता है, तो उसको हम प्लेस जब करते हैं, वैल्यूज को जब प्लेस करते हैं, सपोज अगर मैं आप जो इस डेटा को देखें जो शुरू में जो है इस टेबल को, तो यहां पर अगर कोई वैल्यू 51.5 आ जाए, कोई वैल्यू डाटा के अंदर 51.5 आए, तो उसको आप कहाँ प्लेस करोगे? ये डाटा जो है इसकी अपर लिमिट 51 तक है, आप इसको देखें, ये यहाँ पर 51 पे एंड हो रही है, और दूसरी जो है वो 52 से शुरू हो रही है। अब वैल्यू है 51.5, तो कहाँ प्लेस करेंगे आप? ठीक है, तो
इसके अलावा और भी जब हम इस डेटा को ग्राफिकली शो करेंगे तो वहाँ भी हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज आप देखिए, मैं इसको आप नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए, अब ये जो डाटा था इसकी क्लास बाउंड्रीज जब मैंने बनाई तो ये वैल्यूज आ गई 51.5 और नेक्स्ट वैल्यू भी 51.5 से शुरू हो रही है। तो अब इस तरह कोई वैल्यू ऐसी नहीं रहेगी जो इस 100 और 45.5 के दरमियान आए और इस डाटा में प्लेस ना हो सके और मिस हो जाए। ठीक है, अब आप देखेंगे क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज बनाने का तरीका क्या है। सपोज हमारी पहली जो क्लास है ये थी 45 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाते हैं, हम इसमें से आप डिफरेंस लें, यानी 52 माइनस 51 करें। यस, ये मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 50 आपने डिफरेंस लिया 52 माइनस 51। ठीक है, इसी तरह आप 59 माइनस 58 कर दें, 66 माइनस 65 करें, 73 माइनस 72 करें, कोई भी लें तो जारी बात है डिफरेंस उसका 1 आ रहा है, उसको डिवाइड कर दें 2 पर। किस पर डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 2। तो ये लेने के बाद अब आपका जो रिजल्ट है वो आया 0.5, डिवाइड होने के बाद 0.5। तो 0.5 को जो आपकी फर्स्ट लोअर लिमिट है, फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 45.5, इसमें से आपने इसको जो है वो माइनस करना है, यानी 45 में से आप माइनस करेंगे 0.5 और जो 51 है इसमें आपने ऐड कर देना है। 51 में क्या कर देना है, 0.5 ऐड कर देना है। ठीक है, एंड सो ऑन। अब आप इसमें देखिए, तो जब आप इसमें से 45 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 44.5 और इसमें से आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 51.5। अब आप इसमें इंटरवल ऐड करते, क्लास विथ को ऐड करते जाए, 7 उस तरह भी बन सकता है, नहीं तो आप इस तरह हर एक को अगर करना चाहें तो वैसे इजी इसी में है कि आप इसमें इंटरवल ऐड करें। तो राइट साइड तो इजी है ना बनाना, सब के साथ 0.5 लग रहा है, ये देखें सब के साथ 0.5 लग रहा है, देखें इसमें 0.5 ऐड हो रहा है तो 0.5 सब में लग रहा है। अब जब आप देखें कि जब ये वैल्यूज आ रही हैं तो नेक्स्ट 58.5 जो है वो यहाँ से भी, इस मीन्स से ये भी 58.5 ही से शुरू हो रहा, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो पहले तरीका बताया इसमें से 0.5 माइनस करें तो वो भी 58.5 आ रहा है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ये देखें। इसी तरह ये जो चीज़ है 65.5 था बेसिकली ये, तो वही चीज़ आप यहाँ से भी वही शुरू हो रही। तो क्लास बाउंड्रीज में आप देखिए इस टेबल को, ये देखें आप, तो 44.5 से लेकर 51.5, फिर 51.5 से लेकर 58.5 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो क्लास बाउंड्रीज का तरीका पता चल गया सबको कैसे बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट माइनस करते हैं, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दें। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारे पास आ रहा है तो लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास इसमें से आपने इसको माइनस करना है और जो अपर लिमिट है उसमें उसको ऐड करना है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। तो इसके बाद आप इसमें इंटरवल ऐड करते जाएं, क्लास इंटरवल, क्लास विथ जो है H7 है तो उसमें ऐड करते जाएं तो हमारी ये तमाम क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। अब ये यहाँ पर यूज़ होंगी, ये आगे जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ होगी। ठीक है जी, इसके बाद आप देखें यहाँ पे कॉलम है नंबर 4 पर, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए, तो ये जो फर्स्ट क्लास थी या क्लास बाउंड्रीज थी, इसमें आप देख सकते हैं कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो भी हमने 3 ही एज सच रहेगी। अब आपने दूसरी जो क्लास है इसकी आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें प्रीवियस को ऐड कर देंगे, अब मैंने 18 की बनानी थी, नेक्स्ट जो क्लास आ रही थी तो मैंने उसमें प्रीवियस 3 थी वो ऐड कर दी तो 21 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो थर्ड थी क्लास उसमें 33 थी फ्रीक्वेंसी, उसमें प्रीवियस को ऐड किया तो 21 प्रीवियस थी, उसमें ऐड होने के बाद ये क्या बन गई 54।
एंड सो ऑन। अब जब नेक्स्ट हमने लिखनी है क्लास नंबर 4 की 20 फ्रीक्वेंसी क्या थी 29, तो 29 के अंदर जो प्रीवियस थी वो 54 थी, वो ऐड हुई तो वो क्या बन गई 83। ओके, अब आप एंड सो ऑन, अब इस तरह चलते जाए। तो जब आप लास्ट फ्रीक्वेंसी लिखोगे ना, लास्ट 1 है, इस 1 की जब लिखोगे तो 1 के अंदर प्रीवियस ऐड होने के बाद ये जो टोटल है ये है 120। क्या है 120। अब आप इसको देखो कि आया समेशन एफ, इसको हम बोलते हैं समेशन एफ। ये जो है ना, ये जो 120 है, तो ये वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम शायद यूज़ कर रहा हूँ आपको कि ये जो है इसको हम बोलते हैं समेशन एफ, सम ऑफ एफ वैल्यूज। समेशन मीन्स सम कर दो। व्हाट मीन सम? 3 + 18 + 33 + 29 + 23 + 11 + 2 + 1। तो ये जो आप सारा तो सम करना है, इसको हम सम के लिए यूज़ करते हैं, समेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। ये दिस इज़ फॉर सम। ठीक है, मैं साइड पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये नोटेशन है इसकी सम की। ठीक है जी, तो समेशन एफ जो है 120 है यहाँ पर, और समेशन एफ इज इक्वल टू एन। ये जो समेशन एफ हमारा होता है ना, दिस इज इक्वल टू एन। हमारे पास कितनी वैल्यूज थी शुरू में जब हमने सैंपल लिया था? 120 वैल्यूज थी। तो ये 120 जो है ये हमारा किसके इक्वल है? समेशन एफ के इक्वल। अब आप देखिए कि जब लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये जो है ये 120 आ गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो है वो सही बनाई है। चूंकि जो लास्ट की अब बनाएंगे, लास्ट जो होगी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी इक्वल टू समेशन एफ। ये समेशन एफ के इक्वल होनी चाहिए। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये जो हमने टेबल बनाया इसका फ़ायदा क्या है? एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक मौजूद थी, हमें पता चल रहा था कि जी 44 से या 44.4 से लेकर या 5 से लेकर 51.5 वाले कितने स्टूडेंट वर्कर्स हैं, तो हमने बता दिया जी 3 हैं। उसके बाद 51.5 से लेकर 58.5 वाले कितने वर्कर्स हैं, वो हमने बता दिया कि 18 है। ठीक है, एंड सो ऑन 58 से लेकर 65 तक वो 33 है। तो इसका फ़ायदा क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज आप ये देखना चाहते हैं कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि जी 45 से लेकर $80 तक ये कितने हैं लोग जिनकी वेजेस इतने हैं 45 से लेकर 80 या 79.5 तक। अगर यहाँ मैं क्लास बाउंड्रीज को डिस्कस करूँ तो 44.5 से लेकर 79.5 आप देखें यहाँ पर 44.5 से लेकर 79.5 वाले लोड कितने हैं, तो मैं बता सकता हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो क्या कितने हैं जी? 106। ठीक है, तो ये भी एक डाटा की हमारे सामने एक पिक्चर सामने आई कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम क्या देख सकते हैं। हम उसकी डाटा की एक मजीद पिक्चर हमारे सामने आई, हम डाटा को और स्टडी कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि जी 54 ऐसे हैं जिनकी वेजेस जो है वो 44.5 से लेकर 65.5 तक है। और इसी तरह आप इसको एक्सटेंड करना चाहें तो 44.5 से लेकर 86.5 वाले कितने हैं, तो दे आर 117। ठीक है, एंड सो ऑन। और उसके अलावा ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आज जब हम ग्राफिकली मेथड पढ़ेंगे, जिसको हम डाटा तो ग्राफ्स के ऊपर शो करेंगे, तो वहाँ पर हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि हाउ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ फॉर्म। ये आपको आप आइडिया होना चाहिए कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखते, 3 तो 3 के सामने लिखते हैं क्योंकि उसके पीछे प्रीवियस कुछ भी नहीं है। अब जब नेक्स्ट की लिखनी है तो प्रीवियस उसमें ऐड करते जाएं। ठीक है, जो भी आप लिख रहे हो उसको प्रीवियस उसमें ऐड करते जाओ। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन कर दूं कि एक डाटा मैं आपको दे दूं जो आप देख रहे हो, ये वाला 120 स्टूडेंट्स 120 वर्कर्स का डाटा डॉलर्स, और आपसे क्वेश्चन ये करूं कि मेक अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेक अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे आप क्या मुराद लोगे? अगर मैं कहता हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ तो उससे क्या मुराद लोगे? उससे सिंपल मुराद ये है कि जी क्लासेस में कन्वर्ट कर दो और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो, तो डाटा को हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दी। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ डाटा की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो इसका मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी साथ लिखो। ठीक है, और लिखने के बाद ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो टेबुलर फॉर्म बनती है,
जिसमें 8 साइड पर क्लास बाउंड्रीज आ रही हैं या क्लास लिमिट्स आ रही हैं, उसके सामने उसकी करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो ये जो दो हमारे पास कॉलम बनेंगे, इन दो कॉलम्स को हम क्या कहेंगे? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टैंड? अजीज तलबा, आज के लेक्चर में जो आपने चीज़ें हमसे सीखी हैं उसमें आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको आपने लर्न किया, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं उसको आपने देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी डाटा को ग्राफिकली शो करेंगे ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह तो इसी डाटा को हम ग्राफ्स के ऊपर शो करेंगे, और देयर आर वेरियस ग्राफ्स विच वी विल स्टडी लेटर ऑन। एंड आई थिंक आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, और अगले लेक्चर में हम दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।